हैं। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को आप स्वयं संबोधित करने का कोशिश करेंगे। इसका मीटर वगैरह दिया सबको नहीं दिया? सबके पास है। अच्छा, आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ दीनदयाल शोध संस्थान से श्रीमान अतुल जैन जी, संस्कार भारती के माननीय प्रभात जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के सीपीआर सुदाम जी और आप सब। मध्य प्रदेश सरकार अपने अपने अलग अलग प्रकार के सुशासन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभागवार काम अपना कर रही है, लेकिन जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथेय के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। विकास तो होना चाहिए, लेकिन विरासत पे भी गर्व होना चाहिए। और विरासत से जब गर्व की बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना उनका अपना एक किरदार पूरी देश और दुनिया के सामने आदर्श रूप में दिखाई देता है। विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को जितने प्रकार से हम देखेंगे, आपको हर बार उनकी अलग प्रकार की एक तरह से उनकी प्रतिमा भी हृदय में बनती है। और जिनने विक्रमादित्य को पढ़ा होगा, विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे शासक हैं लगभग 2000 साल से जिनके जीवन के विविध प्रसंगों से भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके शासन काल की तुलना सुशासन की सर्वश्रेष्ठ तुलना है। इस नाते से उनने जो जो प्रयोग किए, जिस प्रकार से जीवन जिया, जो जो उनने काम किया और उनके अपने उस काल के दरमियान में जो उनने अपने शासन में प्रयोग किए, वो प्रयोग भी बहुत अद्भुत रहे हैं। जैसे हम सबकी जानकारी के लिए हमारा जो संवत है, ये विक्रम संवत है। आमतौर पर जो ईस्वी सन और हिजरी संवत है, ये संवत और सन के साथ जो अंतर है, ये भी हमारे समझने की बात है कि हमारा संवत ये पुरुषार्थी है, अर्थात ये किसी की जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ा हुआ है। ये हमारे शासक की शासन करने की भावना के साथ उदार परंपरा को लेकर चलने वाला संवत है। अर्थात संवत प्रारंभ करने की जो पहली शर्त हमारे अपनी सनातन संस्कृति में भारतवर्ष में है, वो ये कि जो शासन चलाते चलाते अपना संवत चलाना चाहेगा, वो पूरी प्रजा का कर्ज वो अपने पास से चुकाने का उसका सामर्थ्य होना चाहिए। अर्थात उसके पास इतना धन हो कि वो पूरी प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे और उतना ही धन वो अपने बाकी उद्योगपतियों को भी उपलब्ध कराए जो भविष्य में भी कर्जा न ले। अब ये थोड़ा दुनिया के लिए चुनौती और दुनिया के लिए अविश्वसनीय बात हो सकती है, लेकिन ये हमारी यथार्थ की बात है कि जिनने अपने पूरे भूभाग से लोगों का सारा कर्जा अपने कोष से अर्थात सरकार के सामर्थ्य से कर्ज मुक्त करके शासन की व्यवस्था संचालित करते हुए विक्रम संवत का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए विक्रम संवत 2082 ये 3 दिन पहले लगा है, जिसका हमारे यहाँ संवतों की भी गिनती नाम से होती है। जो श्लोक में बोले जाते हैं, अर्थात 2082 बोलना है तो 60 प्रकार के संवत, जैसे ये संवत का नाम सिद्धार्थ है, इसको 2082 बोलने की जरूरत नहीं। केवल श्लोक में पंडित जी जब श्लोक कराएंगे तो वे मासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे ऐसे करते करते जब संवत की बात जाएगा, विक्रम संवत्सरे तो सिद्धार्थ नाम संवत्सरे, अर्थात 2082 में बोल गए। तो ये जो भाव है उसमें उस शब्द से उसका कितना महत्व है। अब इसका पर्याय आपके अंग्रेजी सन में भी नहीं है। अगर 2025 को कुछ और बोलना तो कोई शब्द नहीं है, वो अंक से ही बता सकते हैं, या कोई और भी अपन संवत लेंगे तो केवल अंक से बता सकते, नाम नहीं हो सकते। लेकिन ये 60 नाम है, 60 नाम का चक्रीक्रम है, ये बदलता रहता है। तो मैं मान के चलता हूं कि संवत के बारे में आपको बताया, शासन की व्यवस्था में भी नवरत्नों की मालिका
ये माननीय हमारे सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ की गई कि हमारे अपने अलग अलग विषय के विशेषज्ञों का समूह बना करके मंत्रिमंडल के अंदर भी एक एक व्यक्ति वो अपने से जुड़े हुए 5-7 मंत्रालय के ऊपर एक तरह से अपनी उस विषय की दक्षता के बलबूते पर सुशासन के सारे तत्व निकाल के चले। तो नवरत्न विक्रमादित्य के एक से एक, और वो भी कब, जब उनने अपने देश को जो गुलामी की दास्ता से मुक्त कराया। विक्रमादित्य ने जब अपना शासन संभाला, उनके पूर्ववर्ती पिताजी के शासनकाल गर्दभुल्ल नाम उनका है, और गर्दभुल्ल से शकों ने परास्त करते हुए उनका शासन पूरे देश से शकों का शासन हो गया था। और देश भी वर्तमान का नहीं, अभी वर्तमान का भारत तो है ही, आसपास के ऐसे कई सारे देश जो रोम तक चले जाते, वो सब विक्रमादित्य के शासनकाल में अपने पुरुषार्थ से सारे विदेशियों को हटा करके उन्होंने सुशासन की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद शासन के साथ जुड़ करके अच्छे सुनाम धन्य विषय के विशेषज्ञों को जुटा करके नवरत्नों की मालिका बने। और नवरत्नों की मालिका से तात्पर्य था कि उनकी कैबिनेट के अलावा भी कैबिनेट के साथ में 9 लोग मिलकर के विक्रमादित्य उसमें हो या न हो, वो शासन के सारे निर्णय लेने में समर्थ थे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि काल के प्रवाह में कोई कारण से विक्रमादित्य अगर नहीं है तो भी शासन सुचारू रूप से चलता जाएगा। ये हम अपने परवर्ती काल में, अर्थात अभी 300 साल पहले शिवाजी महाराज के भी अष्टप्रधान की पद्धति में भी देख सकते हैं। जब शिवाजी महाराज ने भी अष्टप्रधान पद्धति लगाई तो सरकार में शिवाजी भले आगरा की जेल में औरंगजेब के वहां थे, लेकिन शासन के सूत्र में कोई कठिनाई नहीं आई। तो ये जो बाद के काल में भी शासन की व्यवस्था चलती रहे, ये अपने लिए उल्लेखनीय उदाहरण है जिससे हमको समझ में आएगा। फिर आपने सबने देखा ही कि दानशीलता, जिसका मैंने उदाहरण दिया, दान इतना देना कि सब कर्ज मुक्त कर दे। वीरता ऐसा कि अपनी जान की बाजी चुटकियों में, हर एक व्यक्ति की कष्ट में सबसे पहले शासन के मुखिया भी दिखाई देते हैं, बाकी भी देते हैं। इसलिए आपने सबने सुना होगा कि विक्रम और बेताल की कहानी, सिंहासन बत्तीसी की कहानी, राजा भोज और विक्रम का सिंहासन। यद्यपि भोज और विक्रमादित्य में 1000 साल का अंतर है दोनों में। विक्रमादित्य 1000 साल पूरे भोज के हुए, लेकिन शासन चलाते चलाते वो अपने शासन की इतनी सुव्यवस्था स्थापित कर लिए कि हर एक कोई की इच्छा होती थी कि वो विक्रमादित्य के समान शासन करे। तो विक्रमादित्य की शासन की विशेषता बताने के लिए पुतली का प्रतीक लेते हुए बेताल 25 की कहानी, विक्रमादित्य की सिंहासन 32 की कहानी, ये जग जाहिर है, आज भी पूरी दुनिया के सामने है। और एक और महत्व की बात है, ऐसा कहते हैं कि विक्रम का मूल नाम तो सहसांक है, उनका नाम सहसांक है, लेकिन जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे उसको विक्रम कहते हैं। और आदित्य में सूर्य समान, तो विक्रमादित्य उपाधि है मूल पहले राजा के, आदि विक्रमादित्य का। तो आदि विक्रमादित्य की वो जो उपाधि है, वो उपाधि से बाद में भी हवाला की इच्छा होती थी कि वो, इसलिए हमीर तक लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य से जोड़ा। लेकिन आदि विक्रमादित्य तो एक ही है, और उनकी राजधानी उज्जैनी थी, ये हम सब जानते हैं। तो जब ये विक्रमादित्य के अभी यशस्वी प्रधानमंत्री का शासन हमको कई मामलों में सुशासन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हमारी विरासत में ऐसे आदर्श उदार राजा, वीर राजा, सभी प्रकार के कुशल प्रबंधन वाले राजा, जनहितैषी जन कल्याणकारी योजना वाले शासन की कल्पना करते हैं। और एक महत्व की बात, विक्रमादित्य के काल में भी उनने अपने आप को जीते जी कभी राजा कहलाना पसंद नहीं किया। उनने अपने को गणराज्य का नायक कहा गया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता के प्रधान सेवक के नाते से जानते हैं, ऐसे ही वो जो अपने आप को जिस भाव से रखा है, उनकी शासन के अंदर तो बिल्कुल सम्राट की उपाधि, अगर उनको देखा जाए तो इतना बड़ा सुशासन का उनका संस्था है। लेकिन उन्हें अपने आप को जीते जी जनता का सेवक करके ही जाना गया। तो गणतंत्र की स्थापना अगर किसी ने की है तो ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने भी की। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को जोड़ करके कहा गया, और ये एकमात्र राजा जिसको भारत के सभी राज्यों के अंदर
विक्रमादित्य और उसके सारी किस्सों को जनता के दिलों पर आज भी विक्रमादित्य सहजता के साथ उपलब्ध है। ये जरूर एक बात है कि हमारे जो भी पुराने व्यवस्थाओं के आधार पर या पश्चिमी बुद्धिजीवी का की जो एक दौर चलती है, तो विक्रमादित्य को पाठ्यक्रम से पहले तो पाठ्यक्रम में भी थे, कोई पाठ्यक्रम में कभी रखा कभी नहीं रखा, कई बार बहुत सारी बातें हुई। फिर एक उनके नाम के कई हुए तो लोग कहते कौन से विक्रमादित्य ये या वो, ये 50 तरह की बात आ गई। तो हमने आज से लगभग 20 साल पहले मध्य सरकार के द्वारा विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जो विक्रमादित्य के ऊपर लगातार रिसर्च करा रही है। फेलोशिप 6 प्रकार की दे रहा है, जिसमें हर साल उनकी जिसकी फेलोशिप जमा होती है उसका पुस्तकों का प्रकाशन करा रहे हैं। उसमें पुरातत्व की सामग्री का भी संग्रह कर रहे हैं। जिस आधार पर हमारे डॉक्टर भगतलाल राजपूत जी निदेशक बने थे, बाद में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया इसी काम के कारण से, विक्रमादित्य के जीवन पर अच्छे रिसर्च और अच्छी पुस्तकों के कारण। इतनी बातें मैंने कही और एकदम से ध्यान में सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ा इतिहास की चीजें हैं, तो अब ये सबको दृश्यमान रूप में कैसे लाए, सबके सामने कैसे आए, तो इसको महानाट्य का मंचन करते हुए आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ये महानाट्य का मंचन लाल किले के ऊपर होगा तो आपको दिखेगा कि विक्रमादित्य काल के एकदम से युद्ध के दृश्य हैं। तो युद्ध के दृश्य में इधर से घोड़े दौड़ते आ रहे हैं, इधर से घोड़े दौड़ते आ रहे हैं, और आमने सामने तलवारों की जब झनकार होगी तो हमको लगेगा कि एकदम जैसा नाटक का मंचन, जिस मंचन पे केवल कल्पना होती है वो दृश्य साकार होता दिखाई देगा। विक्रम बेताल हमने सुना ही सुना है, लेकिन बेताल आपके आंखों के सामने अट्टहास करता हुआ दिखाई देगा, जिससे हमको विक्रमादित्य के उस युग में पहुंचने का आनंद आएगा। विक्रमादित्य के जीवन में ये सारे रस जो वीर रस से लगा करके सारी चीजों में आप आनंद के साथ दिखाई देंगे। तो ये एक ऐसा अवसर है जो कई बहुत चुनौतियों भरा भी है, लेकिन इसकी खास बात यह कि इससे जुड़े हुए कलाकार जो है लगभग 250 से ज्यादा कलाकार हाथी घोड़े ऊंट पालकी के साथ पूरा दृश्यमान रूप दिखाई देंगे। और वो सारे लोग हैं जो इस खासकर विचार के आधार पर जुड़े हुए लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, लेकिन मिशन के लिए वो सब महानाट्य में पात्र बन करके इस विषय को जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से, मध्य सरकार की ओर से, यहाँ हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वो एक तरह से इस पूरी व्यवस्था में वो दीनदयाल शोध संस्थान, संस्कार भारती, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा तो इतना ही काम है कि कालजयी रचना बनी है तो कालजयी रचना को संस्कार भारती के माध्यम से विक्रमादित्य शोध पीठ ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली भारत का दिल है और ये हमारा वर्तमान का स्वर्ण काल चल रहा है एक तरह से शासन का। तो इससे हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि आज के इस वैश्विक जगत में हमारी गौरवशाली विरासत को सबके सामने लाने के लिए एक उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने इसके पहले भाग्यनगर हैदराबाद में भी हमारा 3 दिन का शो किया था, जहां ये सारी बातों को हम लेके गए थे। भारत के हर राज्य में विक्रमादित्य को उतने आदर सत्कार मिलता है, लेकिन दोबारा सब राज्यों में जाकर के विक्रमादित्य उस काल को हम जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके आधार पर एक बार वैसे महानायक को पुनर्स्मरण कराया जा सके। तो मैंने अपनी बात कर दी। ये विषय थोड़ा सा जैसा है हमारे सबके सामने है, लेकिन यहाँ अपने में से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अपने 12, 13, 14 अप्रैल को ये इसका आयोजन किया जाएगा। और खास करके मैं ये सम्मत के प्रवर्तन के अवसर पर भी बात की है और हम अपने गौरवशाली अतीत को सबके सामने ला करके आपके बीच में बात करने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे कि 2100 साल पहले के एक ऐसे अद्वितीय नायक को सबके बीच में पा करके आनंद होगा। कुछ बातें जरूर आपको बताना चाहूंगा। विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में सुशासन के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भारत को एक करने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर वर्तमान में हमारे अयोध्या, मथुरा ऐसे सारे 300 से अधिक देवस्थान के मंदिरों का निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया था।
ऐसा कहते हैं कि बाबर ने जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ढहाया था, वो भी 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर विक्रमादित्य काल का था, वो काल का समय है। ऐसे कई घटनाएं, कई सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि महानाट्य पे बात होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी, पात्र परिचय में आपका भी नाम दिखाई दे रहा है, आपकी कोई पात्र ये बात सही है कि मैं लगभग इसमें पहले इस बात को स्थापित करता, जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, टूरिज्म का अध्यक्ष था, बाद में विधायक बना, तब भी मैं एक रोल जरूर करता था कि सबको प्रेरणा मिले। लेकिन फिर जब मैं शिक्षा मंत्री बना और बाद में दूसरी जवाबदारी आई, तो मैंने विनम्रता के साथ उनके साथ खड़े होना जरूर किया है, लेकिन अभी मैं इसमें पात्र नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला है कि आप भी उज्जैन से आते हैं, विक्रमादित्य की जो है शासन हुआ उज्जैन ही थी, तो क्या आप भी उनकी तरह दानशीलता दिखाते हुए, किसान बड़े परेशान है मध्य प्रदेश में जो कर्ज तले दबे हैं, आप भी दानशीलता दिखाएंगे क्या? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आप बता रहे इसका मंचन दिल्ली में हो रहा है, तो क्या बड़े प्लेटफॉर्म जैसे सिनेमा हुआ और OTT प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ ऐसा कोई फंड या इस तरह की मदद करेगी जो लोग बनाना चाहें इस तरह? दोनों बातें हैं, मैं अलग अलग तरह से बोलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे विक्रमादित्य काल में होता था कि जो गरीब या मकान नहीं बना सकते उनको मकान मिलना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के केंद्र में सब राज्य आते थे, तो ये कई अभी के समान हम देख सकते हैं कि आज भारत की तरफ दुनिया के दुश्मन की निगाह भी बढ़ नहीं सकती। इतना राज्य हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्षम बन रहा है, सशक्त बन रहा है। और गरीब आदमी के लिए घर का मकान 2.5 लाख, शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण में 1.5 लाख, अन्न के लिए निःशुल्क अन्न की जो 2028 तक दोबारा व्यवस्था हुई, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमको मिल रहा है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से सहयोग हो रहा है, यही तो राम राज्य में होता था, ये विक्रमादित्य काल में होता था, ये आज अपने को प्रेरणा मिल रही है। ये किसानों की दृष्टि से भी हमने अपने 32 लाख किसानों को अपने बिजली 3 साल के अंदर सोलर पंप दे करके उनको फ्री करने की बात कर रहे हैं। कर्ज की दृष्टि से भी हमने काफी मदद की और धीरे धीरे आगे तक ले जाएंगे सुविधा के हिसाब से। मैं मान के चलता हूं कि विक्रमादित्य काल को लाने के लिए एक आदर्श तो रखना पड़ेगा सामने शासक का, उससे बाद में प्रेरणा मिलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, ऐसे कई शासक हुए हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने उस विरासत को देखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव को भी समझ रहे हैं और हमारे गौरवशाली अतीत को भी देख रहे हैं। मैं आज के अवसर पर ये बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बात कही है, पहले तो इस बात का भ्रम मिटाना पड़े। कई सारे लोग तो कौन से विक्रमादित्य जो है ये जो बात लाते हैं, तो इन बातों का जवाब है ये विक्रमादित्य तो एक ही है जो आदि विक्रमादित्य, बाद के उनके काल के लोग आए जो अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, नई पीढ़ी AI की तरफ देखती है, पुरानी पीढ़ी चाहती है कि संस्कृति, समाज, संस्कार का उत्थान हो, समन्वय कैसे हो सके, इसके लिए क्या प्रयास आगे किए जाएंगे? देखिए, इसके प्रयास ऐसे किए जा सकते जो हमने शुरुआत की है। हम विकास के सारे पैमाने लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गौरवशाली अतीत के उन प्रसंगों को सबके सामने लाने की आवश्यकता है। जो हम सामने लेकर आते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है। जैसे आज हम विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके सामने बताया कि संवत कैसे प्रारंभ होते हैं, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा भी होता है क्या कि कोई शासक अपने सारे कोष से सबके कर्ज माफ कर दे? कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है ना कि ये ऐसे क्यों कर रहे, वैसा क्यों कर रहे, तो उसका उदाहरण है ये। शासन गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबको लेकर चलने की क्षमता में रहे तो शासन, अन्यथा फिर काय के तो वो जो हमारी अलग अलग प्रकार की जो भावना है, शासन में सब प्रकार की व्यवस्थाओं में सामर्थ्य भी चाहिए। सुशासन के लिए अपने आप को भी उस तरह से, जैसे एक नहीं, विक्रमादित्य के जीवन की ऐसी कई कहानियां हैं जब विक्रमादित्य ने अपने आप को दांव पे लगा करके उन तरह के, वैसे मैं छोटी सी इसकी एक आपने प्रसंग सुनाए तो वैसे तो नाट्य देखोगे तो मजा आएगा, यहाँ बोलूंगा तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन एक कहानी है, भोज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि विक्रमादित्य और भोज में क्या अंतर था। भोज
विक्रमादित्य की तरह सिंहासन पर बैठने जाते हैं तो भोज से पुतली कहती कि राजा विक्रमादित्य भी भोज और विक्रमादित्य दोनों में 1000 साल का अंतर, लेकिन भोज ने भी अपनी वीरता के भी डंके बजाए थे। तो उन्होंने कहा ये बताओ मैं सिंहासन पे बैठने जा रहा हूं तो तुम भोज विक्रमादित्य की तरह वीर कैसे रहोगे, बताओ उदाहरण। तो बोले आप बताओ क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा आमने सामने का युद्ध हो रहा है और युद्ध में आपको जीतना ही है, हारना नहीं। विक्रमादित्य हारना नहीं सीखता और ऐसे में आमने सामने हजारों के लोगों के युद्ध की आप भूमिका बताओ, कहां खड़े होकर युद्ध करोगे कि युद्ध में आप जीत हासिल करो, किसी हालत में आपको क्षति नहीं हो और युद्ध जिता के ले जाओ। अब बहुत सोच विचार के जवाब देते कि मैं इसी जगह खड़ा रहूंगा जहां युद्ध पे मेरा नियंत्रण रहे, मैं सब तरफ से मेरी निगाह के बाहर कुछ नहीं हो, और मैं इसी जगह भी खड़ा रहूंगा कि ये मैं जानता हूं कि शस्त्र सैनिक और अधिकारी में फर्क नहीं करता है। तो युद्ध में अगर राजा मर गया तो युद्ध तो वैसे ही हो गया साहब। तो इसलिए मैं इसी जगह भी खड़ा रहूंगा कि मुझे हथियार की कोई चोट अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो पटपुतली कहती हो गया आपका काम, आप विक्रमादित्य की तरह सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो मैंने कोई बात नहीं, लेकिन बता मैंने गलत क्या बोला है। बोला आपने गलत बोला है। बोला गलत क्या बोला। तो बोला आपने ये मन में रखा कि युद्ध जीतना तो नियंत्रण होना एक अच्छी बात है, लेकिन आपके मन में यह आया भय कि मैं शस्त्र से मर जाऊंगा, इसलिए ऐसा जगह ढूंढ रहा हूं। बोले विक्रमादित्य नहीं आता, जो मौत का भी भय नहीं वो विक्रमादित्य हो सकता, बाकी कोई नहीं हो सकता। पुराने समय के जो राजा महाराजा होते थे उनके अपने चैलेंजेस होते थे, लेकिन कम से कम उनको पता रहता था कि उनके सामने दुश्मन कौन है, तीर कहां से आएगा। आज के ऐसा कुछ नहीं होता। महाराजा है समय के जो राजा महाराजा है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इनको तो पता ही नहीं। सदैव एक जैसी रहती है। हर राजा के समय जो चुनौती थी वो आज तक भी शासन व्यवस्था के सामने चुनौती होती है। विक्रमादित्य बनेंगे या भोज बनेंगे? बनो ना भोज बनो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अतीत के गौरवशाली प्रश्नों को लाने का अभियान है, मुझे लगता है आप सबका समर्थन मिलेगा। ये एक तरह से मैंने इस विषय को इस तरह से दिया है, और जैसे हमने कहा कि हमारे सबके स्लोगन है विरासत से विकास की ओर, तो अतीत के गौरवशाली प्रश्न को लेकर आए। ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि विक्रमादित्य ने ऑब्जर्वेटरी पे भी काम किया, वेधशालाओं पे। तो ईरान में उनने अपनी वेधशाला बनवाई थी। इराक की लाइब्रेरी में उस स्वर्णिम काल को स्वर्ण पत्र पहले की स्थिति में, जब आमतौर पर जो अच्छी चीज लिखी रहती भोजपत्र पर लिखी रहती, लेकिन और अच्छी बात नहीं थी, उसको स्वर्ण पत्र पर रखवाने की परंपरा थी। विक्रमादित्य के उस काल को मक्का के अंदर लाइब्रेरी में आज भी वो पत्र मिलता है जिसमें विक्रमादित्य का उल्लेख है कि वो एक ऐसे शासक है जो अपनी प्रजा को तो सुशासन में ले ही जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बाकी आसपास के देश के लोग भी उनके रहते हुए आनंद और आराम में रह रहे हैं, उनको कष्ट नहीं है। ये उनका अच्छा पक्ष दूसरे भी लोग उल्लेख करते हैं, ये महत्व की बात है। तो मुझे लगता है कि काफी बातें हो गई। अभी विक्रमादित्य सुशासन की बात करें